हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस बता दीजिए। और माय डियर, आज मेरा जो लेक्चर है, जो वीडियो है, इसी के ऊपर है। आज मैं आपको बताऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बात नोट कर लो, लिख के रख लो, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। जो आज मैं बताने जा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा नेशनल इनकम। बहुत टफ लगता है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसमें से क्या हमने करना है। माय डियर, बहुत टफ नहीं है, बस मेन जो क्वेश्चन बता रहा हूं कर लो। सबसे पहले तुमने मेरे बच्चे डिफरेंस करना है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। फैक्टर पेमेंट आ जाए, ट्रांसफर पेमेंट आ जाए, आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन मेरे बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड का आपको डिफरेंस करना है। इनके एग्जाम्पल अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ आइटम्स आपको दी होती है और आपको बताना है ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और फिर कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड, ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी जो शुरू में टॉपिक है ना आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, उसको अच्छे से करके जाना है। देन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। क्या होता है डेप्रिसिएशन, क्या होता है कैपिटल लॉस। देन नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे से करनी है इनकी डेफिनेशन। और हाँ, एक बात और, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। आने वाले टाइम में नेक्स्ट सम डेज में मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा भी, अच्छे से समझाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, ये जो बीच का गैप टाइम है आप खुद इसको पढ़ें, और कोई कमी पेशी होगी मेरे बच्चे, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं आपको करवाने वाला हूं। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी मेरे बच्चे ये छोड़ के मत चले जाना। और फिर डिफरेंट फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, 3 फेसेस होते हैं, अच्छे से करना है। एंड रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलना चाहिए। सर्कुलर फ्लो आ जाए मेरे बच्चे, उसके 3 फेसेस आ जाए, या आपको रियल फ्लो मनी फ्लो में से आ जाए। देन स्टॉक एंड फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाना है। क्या होता है स्टॉक, क्या होता है फ्लो, इसके एग्जाम्पल। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ आपको आइटम्स दी होंगी और टीचर आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। तो ये आपको अच्छे से इनका डिफरेंस आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इसको हम ये भी कह देते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्या होता है ये, इनमें से कौन सा बेटर इंडिकेटर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाता है रियल और नॉमिनल जीडीपी के ऊपर। कि आपको रियल जीडीपी दिया होगा, नॉमिनल जीडीपी दिया होगा, टीचर कहेगा कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर, या जीडीपी डिफ्लेटर दिया होगा। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, याद रखना। या प्राइस इंडेक्स दिया होगा, रियल जीडीपी दिया होगा, नॉमिनल जीडीपी निकालना होगा। जैसे कि ये देखो क्वेश्चन है, रियल जीडीपी दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। याद रखना, प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। आने वाले टाइम में सारे न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। अच्छा, कई बार आपको नॉमिनल जीडीपी दिया होगा, प्राइस इंडेक्स दिया होगा, कैलकुलेट रियल जीडीपी। तो इसके न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से करके जाने। एक फॉर्मूला है, अच्छे से कर लेना, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 दैट इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट अगर हम चलें, डबल काउंटिंग, ये जरूर करके जाना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है डबल काउंटिंग और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं इसको, आने वाले टाइम में इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम,
बाय इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है, तीनों में से जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ये कई बार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, करके जाना है। अब मेरे बच्चे इसके बाद लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट कि जीडीपी हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ट्रू इंडिकेटर क्यों नहीं है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसकी 3 बेसिक लिमिटेशन होती है, एक्सटर्नलिटीज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अच्छे से करके जाना। अच्छा, एक्सटर्नलिटीज के ऊपर तो कई बार अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, तो अच्छे से पढ़ के जाना मेरे बच्चे। फिर नेट एक्सपोर्ट क्या होते हैं और नेट एक्सपोर्ट में और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या डिफरेंस होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम। आपको कुछ आइटम्स दी होगी और टीचर आपसे पूछेगा आप इसको नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट करोगे, आप इसे इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, ये टीचर आपसे पूछ सकता है। देन कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, अच्छे से पढ़ के जाना, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। और फिर लास्ट नॉट द लीस्ट, न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। हमेशा 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे बिजनेस स्टडी की तैयारी हमने अच्छे से की थी, बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए, सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरी इच्छा यही थी मेरे बच्चे, हमने मेहनत इसीलिए की थी, इतने लाइव सेशन इसीलिए लिए थे ताकि आपका पेपर अच्छे से हो। और अब भी आपको श्योर कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की तैयारी भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा। तो ये वो टॉपिक थे मेरे बच्चे जो नेशनल इनकम में से आपने करके जाने हैं। क्लियर बच्चे? अब आगे चलें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एंड बैंकिंग। मेरे बच्चे बड़ा आसान टॉपिक लगता है आपको, है भी आसान। इसमें से आपने क्या करना है, सबसे पहले मनी सप्लाई की डेफिनेशन अच्छे से करके जाना, उसके कंपोनेंट अच्छे से पढ़ के जाना, बार बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फिर मनी के आपने करने हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, सारे करके जाने हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सारे फंक्शन अच्छे से कर लेना। बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशन करके जाना। फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं अक्सर पूछे जाते हैं, बैंकर्स बैंक फंक्शन, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट फंक्शन, सुपरवाइजर फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, अच्छे से पढ़ के जाना। फिर मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। मेरे बच्चे हर बार पूछ लिया जाता है क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर, कई बार न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाता है, कई बार डायरेक्ट आ जाता है और कई बार ऐसे भी घुमा के आता है। देखो, the process of credit creation by commercial bank comes to an end when the total of required reserve become equal to initial deposit। बेटा जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, आप देखना जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं जब उसके बराबर हमारे रिजर्व्स हो जाते हैं, टोटल रिजर्व लास्ट में, तो ये प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाता है। तो आपने कुछ नहीं करना, क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस दिखाना है और ऑटोमेटिकली ये नजर आएगा कि जितने हमारे इनिशियल डिपॉजिट होते हैं जब उसके बराबर हमारे टोटल रिजर्व्स हो जाते हैं तो ये हमारा प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन का स्टॉप हो जाता है। तो घबराना नहीं है पेपर में अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए। मेरे बच्चे अगला जो बैंकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। हर बार मेरे बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा जाता है, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सिचुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, इनको अच्छे से कर लेना। टीचर कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी इकट्ठी नहीं पूछेंगे, आपसे इनमें से 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट पूछे जाएंगे। तो बेटा ये हमने करना है किसमें, मनी एंड सप्लाई में। फिर आता है आपका अगला टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरे बच्चे 12 नंबर का ये टॉपिक है। अब इसमें से आपने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाला करके जाना, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ एडी एंड एएस अप्रोच, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। And then describe the adjustment that may take place in economy when ex ante savings are less than ex ante investment। अच्छा याद रखना, कई बार टीचर आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, क्या होगा अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से या इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, व्हाट विल बी द रिएक्शन। तो आपने अच्छे से करके जाना है इसको। या कई बार टीचर आपसे पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। टीचर कई बार ये वर्ड यूज करता है एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। तो घबराना नहीं है, आपने सिंपल जवाब देना है कि क्या होगा अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, या टीचर पूछ ले एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है तो क्या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होगा। एक एक टॉपिक हम करेंगे, बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी आपके पास गैप टाइम है, आप खुद रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। उसके बाद मेरे बच्चे ये चारों कंसेप्ट एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस इनके फॉर्मूलाज इनके फीचर्स अच्छे से कर लेना। कई बार इनके ऊपर भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकता है, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीसी एमपीएस में क्या रिलेशनशिप है, एपीसी एमपीसी में क्या रिलेशनशिप है, लाइक दैट आपको हर तरह से इसको तैयार करना है। सम टाइम टीचर में आज तक क्वेश्चन। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनका डिफरेंस अक्सर आ सकता है। देन कंजम्पशन फंक्शन और उसकी इक्वेशन C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, अच्छे से करना है। सेविंग फंक्शन और उसकी इक्वेशन S इज इक्वल टू माइनस ए प्लस स्मॉल एस वाई, अच्छे से करना है। और फिर व्हाट इज एक्सेस डिमांड, इसको बोल देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, क्या होता है अच्छे से पता होना चाहिए, इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। देन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे फिस्कल पॉलिसी, अच्छे से करके जाना, और इसके भी अक्सर इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे टैक्स हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट बोरिंग हो गया, अच्छे से करके जाना है। अच्छा समटाइम टीचर क्या करता है, इस तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। An economy is operating at underemployment level of income. What is meant by the given statement? Discuss one fiscal measure and one monetary measure to tackle the situation. अब देखो टीचर ने क्या बोला, इकोनॉमी किस में चल रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में चल रही है। अब याद रखना, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है तो इकोनॉमी के अंदर डेफिशिट डिमांड होती है, और जब ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है तो इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होती है। तो टीचर ने ट्विस्ट करके पूछ लिया कि भैया अंडर एम्प्लॉयमेंट है मतलब डेफिशिट डिमांड है, तो बताओ क्या करोगे, फिस्कल पॉलिसी का कौन सा मेजर और मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा मेजर यूज करोगे। तो आपने अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन को, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है और ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। फिर मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अच्छे से करके जाना, कैसे इसकी वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ भी और एमपीसी के साथ भी, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। और फिर मेरे बच्चे ये मैंने बता दिया, रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर एंड रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और फिर मेरे बच्चे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, कि अगर इनिशियल इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट ने उससे इनकम कैसे बढ़ती है, आपने बताना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर। कोई भी आप न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सम टाइम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, टीचर खुद आपको वैल्यू दे देगा एमपीसी की, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ बता देगा और बोलेगा शो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। तो आपको ये अच्छे से न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं कराऊंगा, डोंट वरी, एक एक चीज हम करने वाले हैं। और फिर मेरे बच्चे न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अक्सर आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम इनकम कैसे डिटरमिन करेंगे उसके ऊपर बहुत एक अलग से मैं सेपरेट आपका लेक्चर लेने वाला हूं, इसमें सिर्फ क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम, और एक लेक्चर में कराऊंगा न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो एक एक न्यूमेरिकल हम अच्छे से करने वाले हैं, डोंट वरी मेरे बच्चे। देन आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट।
मेरे बच्चे गवर्नमेंट बजट में से आपने क्या करना है, सबसे पहले पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड का डिफरेंस अच्छे से कर लेना। कई बार 1 मार्कर में या कई बार असर्शन रीजनिंग में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को अच्छे से कर लेना, इसके एग्जांपल्स, इनका डिफरेंस। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, इनका क्या डिफरेंस है, एग्जांपल। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कुछ आइटम्स आपको दी होती हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है, अच्छे से करना है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम वे, इनका डिफरेंस। और कई बार अगर आपको दिया गया हो आइटम्स को और आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, विद रीजन। और फिर मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीबीएसई के लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो, हर बार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, allocation of resources, reallocation of resources, redistribution of income, economic stability, management of public enterprises, employment generation, economic growth। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपने गवर्नमेंट बजट के अच्छे से करके जाने हैं। इनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, एक्सप्लेन द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट विद एग्जांपल। तो आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। देन बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इनके फॉर्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए और इनकी इंप्लीकेशन। और कई बार अगर एक नंबर में आपको न्यूमेरिकल आ जाए कि आपको बजटरी डेफिसिट दिया हुआ है, फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करना है, तो वो आपको आना चाहिए। ये भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूमेरिकल्स की, किस तरह का न्यूमेरिकल बजट के अंदर आ सकता है। यानी बजट में से इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे बच्चे लास्ट टॉपिक आता है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, 6 नंबर का टॉपिक है। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। सबसे पहले मेरे बच्चे एक्सचेंज रेट आपके सिलेबस में 3 है। सबसे पहले मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये करके जाना। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये तीनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनके डिफरेंसेस, इनकी मैरिज, डीमैरिज अच्छे से पढ़ना। Then sources of supply and demand of foreign exchange, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के क्या क्या सोर्सेज हैं, सप्लाई के क्या क्या सोर्सेज हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन आ सकता है, या आपको ओवर वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन में भी आ सकता है। तो आपको अच्छे से डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर मेरे बच्चे ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है आपका थोड़ा सा ट्विस्टेड, कि होम करेंसी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ होम करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए नेशन। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है या अप्रिशिएट कर जाती है, उसका एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। फिर ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम का डिफरेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आइटम्स ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनमें क्या क्या आइटम्स होती हैं क्लियर होना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन आता है, आपको आइटम्स दी हो और टीचर आपसे पूछते हैं इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप कहां पुट करोगे, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, तो अच्छे से आपने करके जाना है और मैं इसकी भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, आई प्रॉमिस। अब ट्रिकी क्वेश्चन देखो कई बार कैसा आ जाता है, current account deficit in economy must be financed by a corresponding capital account surplus. Do you agree with the given statement? Give valid reason in support of your answer. अब टीचर ने क्या पूछ लिया कि जितना करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उतना ही कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज इन बैलेंस, वो इसीलिए होता है अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा उतना ही कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा, और हाँ अगर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट होगा उतना ही करंट अकाउंट में सरप्लस होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए हम कई बार बोल देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्टेड आ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करके जानी है। फिर मेरे बच्चे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, ये आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये टोटल 50 क्वेश्चन, सिर्फ 50 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। बस आप ये तैयार कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।
बेटा 25 इयर्स हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, और अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और बड़ी जल्दी ही नेक्स्ट वीक में मैं एक एक टॉपिक आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। एंड आई प्रॉमिस, जैसे आपका बिजनेस स्टडी का पेपर अच्छा गया है, इकोनॉमिक्स का पेपर भी बहुत अच्छे से जाएगा। बस मेरे बच्चे जुड़े रहिए, बने रहिए, एक एक टॉप लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करो। और हाँ, वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, काम के लग रहे हैं, अब देखो ना ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों के लिए, उनके साथ जरूर शेयर करो ताकि उनको भी पता लगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। और बड़ी जल्दी मिलते हैं लाइव सेशन में, और एक एक टॉपिक हम अच्छे से करेंगे। और हाँ, कल मैं वीडियो डालूंगा इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसको भी अच्छे से देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे, मिलते हैं बहुत जल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।